जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में आपका प्रोनाउन स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। उस पर एक आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था बी वर्ब वाला, कि अगर आपका बी वर्ब सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है तो आपका बी वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होगा। अगर बी वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है तो आपका बी वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा। आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। इस पे क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चन हमने कराए थे। जिन्होंने लास्ट क्लास ना देखी हो या जो इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। जिन्होंने नाउन की क्लास भी नहीं कर रखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके नाउन की क्लास देख सकते हैं और प्रोनाउन की आप लास्ट क्लास भी देख सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करिए जितनी आप कर सकते हैं। जहां भी आपको जो भी डाउट आएगा आप कमेंट में पूछिए या टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। कल मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, उस पर कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नए कॉन्सेप्ट बात करेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वर हिम। यह क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर मैं वह होता तो मैं यह कभी ना करता, ठीक है। इफ आई वर हिम, हमने बताया था आपको बी वर्ब आपकी अगर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के लिए यूज हो रही है तो बी वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ही नॉमिनेटिव केस होगा या सब्जेक्टिव केस होगा। हिम गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ही। ये हो जाएगा आपका इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वर ही। हिम कहना यहां पे आपकी प्रोनाउन की एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस। डांसिंग गर्ल को हमारे पास आते देखकर वह मुझसे कहीं ज्यादा सरप्राइज हो गया, ठीक है। बी वर्ब किसके लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए। एंड अगर कंपैरिजन की बात आ जाए, मोर देन आपको कंपेयर कर रहा है, मोर देन दे रखा है, मोर देन आपका कंपैरेटिव केस है। कंपेयर किससे हो रहा है, ही से। ही किसकी जगह है, सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो यहां पे मोर देन के बाद भी आने वाला आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होगा। क्या हो जाएगा यहां पर, आई। ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई टू सी द डांसिंग गर्ल टुवर्ड्स अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस तुम उससे कहीं बेहतर हो, तो यहां भी आपका आर भी बी वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या आपका कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। कंपेयर किससे कर रहा है, इससे कर रहा है, यू से। यू कहां पे, यू आपके सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आपका इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। क्या आएगा, ही। इसको हम कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फॉर बेटर देन ही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट वाज हिम। देखिए पूरा सेंटेंस हमने पढ़ा ही नहीं, यहीं पे एरर मिल गई। बी वर्ब किसके लिए, इट के लिए, तो बी वर्ब के बाद क्या आएगा, आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। इट आपका सब्जेक्टिव केस पे है तो यहां पे हिम ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, क्या आएगा, ही। It was he who had set my house on fire and you are asking me to forgive him for what he had done, for what he had done, ठीक है। यह वह है जिसने मेरे घर को आग लगाया और तुम कह रहे हो इसने जो किया उसके लिए उसे माफ कर दिया जाए, ठीक। फॉरगिव माने आपका होता है माफ करना, ठीक है। फॉरगेट माने होता है भूल जाना, फॉरगिव माने होता है माफ करना। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, फॉरगिव आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन देन मी सो ही रिवार्डेड सम प्राइज। उसने मुझसे कहीं ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, इसलिए उसे प्राइज सम्मान के तौर पे देना चाहिए, ठीक है। ये आपका कंपेयर की बात कर रहा है, मोर क्वेश्चन देन मी। ये किससे कंपेयर कर रहा है, ही से, ठीक है। आंसर किसने किया, ही ने किया। ही से आपका कंपेयर कर रहा है। ही आपका कहां है, ही आपका सब्जेक्ट की फॉर्म पे है, क्यों, क्योंकि वर्ब इसके लिए यूज हुई है, तो ही आपका सब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो आपका कंपेयर के बाद आने वाला देन, कंपेरिजन क्या है, देन के बाद आने वाला आपका जो प्रोनाउन है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। क्या आएगा, आई।
हो जाएगा ही आंसर मोर क्वेश्चन देन आई सो ही मस्ट रिवार्डेड सम प्राइजेस। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ आ रहा होगा। जहां भी जिस भी क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहां पे दे रखा है इफ आई वर हिम। ऐसे ही लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें भी आया था इफ आई वर हिम। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था सर आई के साथ तो वाज आता है, यहां वाज क्यों नहीं आया है? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये इफ है। इफ क्या है? इमेजिनेशन। काश में वह होता, यदि वह होता, ठीक है। अगर इमेजिनेशन की बात आएगी तो हमेशा ही वर का यूज होगा, वाज का यूज नहीं होगा। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए कुछ एक और कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं। अगर दे रखा इट इज या वाज प्लस प्रोनाउन प्लस हु प्लस वी, ठीक है। हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपके इससे रिलेट करेगा, तो इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा ही इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि इट के। क्लियर है? अगर इट इज या वाज प्लस प्रोनाउन प्लस हु प्लस वी, तो हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो जो आने वाली वर्ब है वो इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या मैं हूं जो इसके लिए जिम्मेदार है। यहां पे देखिए इट इज आई, हु मतलब जो इसके लिए जिम्मेदार है। मैंने कहा हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? आई के अकॉर्डिंग आएगी। और आई के साथ इज नहीं आता है, क्या आता है? प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है, पास्ट होता तो वाज आता। ठीक, यहां पे क्या आएगा? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इज कहना यहां पे गलत हो जाएगा। यहां पे क्या है? प्रोनाउन तो बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब की एरर है। किससे रिलेट कर रही है? इस प्रोनाउन से रिलेट कर रही है जो हु के पहले आया है। हु से पहले आने वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हु के बाद आने वाली वर्ब डिपेंड करेगी। क्लियर है? क्या हो जाएगा? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही मेड इट क्लियर दैट हिज फ्रेंड टू बी जस्ट व्हाट ही वांटेड दे टू बी। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका मित्र वही होगा जिसे वह चाहता था। ठीक, वांटेड माने चाहता था, ही मेड इट क्लियर, वांटेड माने चाहता था। वांटेड आपकी है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब आपकी वांटेड हुई। अब आप सोच रहे होंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव टू टाइप्स ऑफ वर्ब होती है। हिंदी में पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। हिंदी में तो नाम से ही है, सकर्मक मतलब सहकर्म, कर्म जिसके साथ हो, मतलब ऑब्जेक्ट जिसके साथ हो। इसी तरीके है आपका ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ही ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और ये आपको एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, प्रीपोजिशन हुआ या फिर लेट हुआ। ठीक है, इसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखिए ही वांटेड देम टू बी। ही वांटेड दे तो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है। हमने आपको जो फॉर्म लिखा है तो बताया था दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देम। ठीक, क्या हो जाएगा? ही मेड इट क्लियर दैट हिज फ्रेंड टू बी जस्ट व्हाट ही वांटेड देम टू बी। दे नहीं होगा, देम टू बी। देम क्यों होगा? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वांटेड है। ठीक है, इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आया है, ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान कैसे सकते हैं? अगर फिर भी दिक्कत आ रही है ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने में, तो एक दो सेंटेंस में आप रख के देख लीजिएगा। व्हाट डू यू वी1, whom do you वी1। वी1 क्या? ये इसका वर्ब। वी मतलब वर्ब, व्हाट डू यू वी1 मतलब जो वर्ब रख के देखेंगे whom do you वी1। ठीक है, वांट रख के देखा जाए व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? whom do you want, तुम किसे चाहते हो। इन दोनों में से किसी एक में भी अगर आपको मीनिंगफुल आंसर मिल जाता है तो ये आने वाली वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, वरना इंट्रांजिटिव वर्ब भी। सबसे सरल है, तुम क्या चाहते हो, तुम किसे चाहते हो। दोनों में आपका आंसर मिल रहा है, अगर किसी एक में भी मिलता है तो आपको क्या हो जाएगा? आपको श्योर हो जाना चाहिए कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी।
क्लियर है? इस तरह से आप पहचान सकते हैं कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब जब हम आपको कराएंगे तो इसको विस्तृत में करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बनते हैं, वो देखते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया उस पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। दिस इज फॉर वी, यह हमारे लिए, हमने दिस इज फॉर वी, यहां पे हमने बताया था आपको प्रीपोजिशन के बाद या फिर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या लेट के बाद आने वाली आपकी प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म में नहीं आएगी, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगी। क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर अस, यह हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई इट इज सी हु इज द बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन आपकी इडियम फ्रेजेस में कई बार आ चुकी है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है विवाद की जड़ या फसाद की जड़। ठीक है, तुम्हारे और मेरे बीच इट इज सी हु इज द बोन ऑफ कंटेंशन, तुम्हारे और मेरे बीच यह वह है जो बवाल की जड़, जो फसाद की जड़ है। ठीक है, बिटवीन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके बाद क्या आएगा? हमेशा ही ऑब्जेक्टिव आएगा। यू आपका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी है, हमने कहा था यू सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू होता है, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू होता है। एंड आई, आई आपका क्या है? आई आपका नॉमिनेटिव केस है, जबकि हमने कहा था प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ही आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये आई ना होके क्या हो जाएगा? मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। बिटवीन यू एंड मी इट इज सी हु इज द बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन के बाद आने वाला जो आपका प्रोनाउन है वो हमेशा ही, हमने यहां बताया था कि बिटवीन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ही सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, इसलिए यहां पे हो जाएगा मी। बिटवीन यू एंड मी इट इज सी हु इज द बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन ही एंड आई, उसके और मेरे बीच में, हमने कहा था बिटवीन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव होगा। ये ही नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्या आएगा? हिम। और ये भी आई नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्या आएगा? मी। क्या कहना सही होगा? बिटवीन हिम एंड मी। बिटवीन ही एंड आई कहना बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द बॉय एंड आई हैव एज मच एज वी वांट, लड़के और मुझे वह करने दो जैसा हम चाहते हैं। यहां भी हमने कहा था लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। तो ये भी क्या होगा? लेट द बॉय एंड मी। आई कभी नहीं आएगा, लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। क्या हो जाएगा? लेट द बॉय एंड मी हैव एज मच एज वी वांट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आई हैव डन इज फॉर नन बट दे। बट आपका प्रीपोजिशन है, बट आपका कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है एंड प्रोनाउन भी होता है। बट में जब लेकिन का सेंस आएगा तब कंजंक्शन होगा, बट में जब एक्सेप्ट का सेंस आएगा तो आपका ये प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, यहां पे एक्सेप्ट का आ रहा है सेंस, तो यहां पे क्या होगा? नन बट दे नहीं होगा, देम। ठीक, व्हाट आई हैव डन इज फॉर नन बट देम, दे कहना बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नन बट सी या हर हैज टू टेक द, नन बट सी स्लैश हर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और नहीं बल्कि उसे यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक दो बार आपकी स्पेलिंग एरर में आ रखी है, RESPONSIBILITY। ठीक है, तो यहां भी आपका नन बट सी भी ठीक है और हर भी ठीक है। हर क्यों ठीक है? क्योंकि बट के बाद आ रहा है, हर ठीक है। सी क्यों ठीक है? क्योंकि सी आपका सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। क्लियर है? अब इंग्लिश ग्रामर तो दोनों को ठीक मानता है, क्लियर है, बट आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा तो आपको क्या ऑप्शन लेना है? सी वाला लेना है। सी मोर एप्रोप्रिएट है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। क्या आएगा? नन बट सी हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी पर हम एक दो एग्जांपल और करा देते हैं जिससे आप एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए कि कुछ एक और क्वेश्चन में बात कर लेते हैं जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एवरीबडी बट मी हैव डिसाइडेड टू हेल्प दोज पुअर फेलोज, और नहीं बल्कि मैंने डिसाइड किया कि उन पुअर फेलोज की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, यहां भी आपका एवरीबडी बट मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है, यहां पर प्रीपोजिशन के बाद वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या माना जाएगा? एवरीबडी बट आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प दोज पुअर फेलोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही टॉक टू एवरीबडी बट, यहां पे क्या है, बट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, और यहां पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि आई यहां पे क्या है, यहां पे आई ऑब्जेक्ट की फॉर्म पे ही है, यहां पे आई ऑब्जेक्ट की जगह ही है, तो यहां पे क्या आएगा, मी आएगा। यहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यहां पे आई ऑब्जेक्ट की जगह ही है, एंड प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन का केस नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन केस है, पर एग्जाम में इसको सब्जेक्ट वाला केस ही माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ओल्ड वुमेन एट द स्टेशन सेड टू हर पेरेंट्स, एक बूढ़ी औरत ने उसकी पेरेंट्स से कहा, प्राची एंड ही टाई अ नॉट एज दे आर मेड फॉर ईच अदर, प्राची और उसे शादी कर लेने दो, एज दे आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। टाई अ नॉट माने क्या होता है, शादी करना। यहां पे लेट है, हमने कहा था कुछ भी हो जाए लेट के बाद हमेशा ही आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो ये भी ही नहीं हो जाएगा, क्या आएगा, हिम। लेट प्राची एंड हिम टाई अ नॉट एज दे आर मेड फॉर ईच अदर, लेट के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर सेड टू मी एवरीवन बट सी न्यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन, टीचर ने मुझसे कहा एवरीवन बट सी, कोई और नहीं बल्कि वह जानती थी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहां पे देखिए एवरीवन बट सी, यहां पे सी आपका किसकी जगह है, यहां पे सी आपका सब्जेक्ट की जगह है, इसलिए यहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। क्लियर, हमने कहा था जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। क्लियर, ऑब्जेक्ट की जगह अगर आता है और प्रीपोजिशन वाला रूल अप्लाई हो रहा है तब ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, वरना अगर ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। एक बार मुझे आप लोग ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप में से कौन किस किस चीज की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका पोजेसिव प्रोनाउन से। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोनाउन तो आपको केस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन बताए थे कि नॉमिनेटिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड पोसेसिव फॉर्म। अब बात कर लेते हैं पोसेसिव फॉर्म की। पोसेसिव फॉर्म आर टू टाइप्स, पोसेसिव डिटरमाइनर एंड एब्सोल्यूट पोसेसिव। ठीक, ये क्यों यूज होते हैं, यूज टू शो रिलेशन और पोजेशन, ये आपका संबंध या अधिकार दिखाने के लिए इनका यूज होता है। ठीक, पोसेसिव डिटरमाइनर क्या होते हैं, इट्स माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर। एब्सोल्यूट पॉसेसिव क्या होते हैं, इट्स, माइंस, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब पॉसेसिव डिटरमाइनर एंड एब्सोल्यूट पॉसेसिव का किस तरह से आपका यूज होता है, किस तरह से इन पे कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। ठीक है, और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, और राह की ठोकरों से परेशान मत होना क्योंकि ये ठोकर ही आपको चलना सिखाती है। तो ठोकरों से परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग होंगे जो लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई छोड़ दिया, बैठ गए, लेकिन आपको बैठना नहीं है, आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। अगर आपकी पिछली क्लास छूट रही हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो मैं अपलोड करता रहूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।